Hello everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good morning to everyone. प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम आ गया है इसीलिए मैंने क्लासेस यहाँ पर सुबह वैसे भी आपको एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट तो कर ही दिया था, लेकिन अब कंटिन्यूस करेंगे क्योंकि थोड़ा डिलाई बर्थ लिए थे, लेकिन अब नहीं करेंगे हम भी। और आपको जितना हो सकेगा उतनी क्लासेस आपकी अच्छे से करेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2021 का साइंस का पेपर। आप लोगों की डिमांड पे है कि पेपर करवाइए, तो पेपर हम करवा रहे हैं। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए। मैं हूँ शानी, स्वागत करती हूँ आपका शानी क्लासेस में। यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ अब आपको नया भी मिलेगा। नया का मतलब ये है कि जो आंसर आपने पढ़े हैं वो आपने सीरीज से पढ़े हैं या बुक से पढ़े हैं या किसी और से पढ़े हैं, लेकिन वही आंसर्स आपको वही सेम क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन उनको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूंगी। तो शायद हो सकता है कि मेरी जो पढ़ाने वाली मतलब आंसर है वो आपको ईजी लगे, तो आप वो समझ पाए, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि मैम वैसे करवाइए वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम उसी तरीके से आपको यहाँ पर बना रहे हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नया मतलब आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई प्लान नहीं है। जो एग्जाम का ओरिएंटेड है वही देंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले प्लीज़, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है। और एक काम और करना है, वो बताया क्या, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन, एक समर्थन करके मेरे लिए काफ़ी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम तक मेरी एनर्जी बरकरार रहे, तो इसका काम को ज़रूर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग है, आपकी इस क्लास को बढ़िया करेंगे। ये पेपर है 2021 का। जैसा पेपर मुझे मिला है, जैसे पेपर में था वैसे मैंने किया है। ये 2021 का पेपर है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। साइंस का पेपर है। आपको आराम से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में मैं करवाऊंगी, बाकी का जितना आगे का है पूरा बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, पास आउट होता है, तो क्या होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण मतलब आधा हाफ होता है, या सूर्य ग्रहण होता है, या चौड़ा प्रकाश होता है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, मैं इसको और जूम कर रही हूँ। लैक्टिक एसिड पाया जाता है किस में, सेब में, दही में, अंगूर में, टमाटर में। आप सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, दही में, ठीक है, खट्टे पदार्थों में। आगे बढ़िए नेक्स्ट। द्वितीय वर्गी का उत्तोलक क्या, सेकेंड श्रेणी का जो उत्तोलक है वो क्या है। तराजू, चिमटा, सीसा, सरौता। फ्रेंड्स, उत्तोलक भी मैंने अभी रिसेंट में ही आपको करवाए थे प्रश्न इसके काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी गलत नहीं करेगा। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 100% है कि इसका ये वाला प्रश्न 1 नंबर का ज़रूर आएगा इस बार भी। तो वो है सरौता, ठीक है। आपका थर्ड में डी ऑप्शन सही है। फोर्थ यहाँ पर है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है, मतलब किस कारण से है। तो मंद परिवर्तन, अनुकूलन परिवर्तन के कारण, या प्रत्यावर्ती परिवर्तन, या अनियमित परिवर्तन। तो फोर्थ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ही ऑप्शन बेस्ट सही है, वो यहाँ पर क्या है, अनियमित। एक मतलब कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई सडनली मतलब आपको कुछ पता भी नहीं है, ये अचानक भी होता है और एक कॉन्टिन्यूटी का फॉर्म नहीं है कोई। तो ज्वालामुखी का एक अनियमित परिवर्तन है, जिसकी वजह से ये सिर्फ यहाँ पर होता है। आगे आइए फिफ्थ। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए। Na2CO3, CaOH का होल 1 होल ट्वाइस होना चाहिए फिलहाल के लिए, और CaCO3 और CaO। तो चूना पत्थर का केमिकल नेम क्या है, क्या फॉर्मूला है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। 2021 का जब पेपर का 5 क्वेश्चन इतना आसान बना है, तो आई विश कि आपका सुबह का पेपर, साइंस का पहला का पेपर होगा आपका 20 तारीख का, बहुत एक अच्छी सुबह जाए, क्योंकि बाकी के पेपर आपके मैथ और एसएसटी के पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा। यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छा और सिंपल सा प्रश्न बन जाए, भले सिलेबस कितना भी बड़ा रहा है, कुछ सेक्शन नहीं आता किसी को, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, CaCO3। आगे बढ़े तो 5 नंबर के क्वेश्चंस करा दिए। अगर अब ये 5 आ जाएंगे तो आप कर लेंगे ना, क्योंकि आता हुआ छोड़कर किसी को नहीं आना है, किसी को कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं आ रहा है तो गैप दे दीजिए, थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, कर दीजिएगा, लेकिन छोड़कर किसी को एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पढ़े हुए क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत करके बताइएगा। आगे इसी के साथ चलते हैं, यहाँ पर फिर बढ़ते हैं आगे वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट में क्या दिया है, देखिए, अम्ल और पहले आप प्रश्न देख लीजिए सारा, मैं आपको आंसर नीचे लिखी हुई है वो आपको दिखाऊंगी। प्रश्न पहले एक साथ देखिए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर बताया गया है, ठीक है। आइए मैं आपको अम्ल और क्षार पर ले चलती हूँ। मैंने इनका एक बहुत छोटा सा लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि आप अपने तरीके से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैंने छोटा सा सिर्फ लिया है क्योंकि 1 नंबर के लिए इतना इनफ है। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और जो बेस होता है, जो उसका पीएच मान होता है, वो 7 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक का कम है तो एक का ज़्यादा अपने आप हो गई, अपोजिट होता है। एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और क्षार का जो स्वाद होता है वो थोड़ा कसैला होता है, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। एसिड हाइड्रोजन आयन को दे, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H पॉजिटिव आयन निकलता है, और जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलता है, OH आयन निकलता है, OH आयन निकलता है, H पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन निकलता है। इसको क्या कहते हैं, आप ध्यान रखना, बिल्कुल भी गलत मत करना, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर बताई है। यहाँ पर ये H हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों सेम यहाँ पर था, बस ये ध्यान रखना ये H पॉजिटिव रहता है, ये OH नेगेटिव रहता है, आप ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। तो ये है, बाकी आप और भी चाहिए तो और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर चाहिए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर क्या बताया गया है। 7वां प्रश्न है, फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। देखिए मैंने लिया है, जी हाँ, एक छोटा सा है, इतना 1 नंबर का प्रश्न है तो छोटी ही बातें लेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं बनाएगा, और ये वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं बनेगा। 18 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आप लोग को आते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाया है, आप कर लेंगे फ्रेंड्स, पता है, आराम से कर ले जाएंगे, पर घबराइए मत, परेशान ना होइए, ठीक है, परेशान होंगे उसी में उलझे रहेंगे, सच है कि उतने देर में जितना आप सोचेंगे उतना पढ़ लेंगे। देखिए क्या है, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, किसी निश्चित एरिया पर, ठीक है, निश्चित अवधि पे, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे भूमि की उर्वरता को बनाए रखने की उद्देश्य से फसलों को अदल बदल करके उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको फसल चक्र। अगर कोई एरिया है वहाँ पर हम चाहते हैं कि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, पावर बनी रहे, तो उसके लिए हमको अदल बदल के जो है क्रॉप को लगाना होगा, वही फसल चक्र कहलाता है। ये इतना आपको यहाँ चाहे वहाँ फ्रेंड्स एक बात और बनाना चाहती, चाहिएगा ना तो इसका छोटा सा एक डायग्राम भी बना देंगे तो चलेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, नंबर बढ़िया मिल जाएगा। आओ 8th पे आ जाओ। 8th क्या कहा गया, किन्हीं 2 कीट बच्चे पौधे का नाम बता दो। तो एक का नाम आप पिचर प्लांट का बता दो, इसको नेफेंथीज के नाम से भी जानते हैं, नेफेंथीज, और एक आप जो है वीनस फ्लाई ट्रैप बता दो, 2 हो गया। 9वां प्रश्न है, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। 9वें पे चल रहे हैं फ्रेंड्स, सामर्थ्य का मतलब समझते हैं शक्ति, पावर, यही सब, ठीक है, ऊर्जा। तो देखिए ये 8th का हो गया, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक वो ड्रेसोरा करके भी होता है, क्या ड्रेसरा या ड्रेसोरा करके भी एक प्लांट है, उसका भी होता है। 9th देखिए क्या है, सामर्थ्य का, तो आप लिखेंगे, परिभाषा बताना है, मात्रक बताना है। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई समय, यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल में किया गया जो कार्य होता है वो शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड होगा, सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा, ध्यान से फिर बोल रही हूँ। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई यूनिट टाइम इंटरवल में किया गया कार्य शक्ति या सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, जितना प्रश्न है कम समय फटाफट करके चलेंगे, क्योंकि सबको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवीजन करना है। 10th देखिए, नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है, ये 10th है, और 11th है टीकाकरण। 2 प्रश्न हो गया। आइए मैं आपको इसके आगे लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने लिया है। देखिए नवीकरणीय के बारे में मैंने लिया है कि इनके जो संसाधन होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, वो असीमित होते हैं। अब सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है फिलहाल के लिए, वो जब खत्म होगी तब होगी, इतने करोड़ वर्ष बोलते हैं, बट अभी है हमारे पास। पवन ऊर्जा भी है, अनलिमिटेड है। तो नवीकरणीय का मतलब ऐसे साधन होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, हमको इजली, मतलब अभी हैं, उनके ख़त्म होने की कोई उम्मीद फ़िलहाल अभी तुरंत की नहीं है, और जल्दी फिर उनको हम जो है नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कुछ आप लिख सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे ऐसे संसाधन होते हैं जिनका जो भंडार है वो सीमित है, जैसे पेट्रोल, जिनका निर्माण भी आसानी से नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें सब खत्म हो जा रही है, पेट्रोल भी कितना महंगा मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो ये सब खत्म हो रहा है और ये जल्दी बन भी नहीं पा रहा है। वैसे भी हमारे इंडिया में नहीं, हम लोग बाहर के कंट्रियों से इसको परचेज करते हैं, इंडिया में बहुत कम मात्रा में ना, कहाँ बहुत है। तो ये ऐसे सोर्सेज है जो ख़त्म भी हो जाएंगे और हम जल्दी इनको बना भी नहीं पाएंगे। तो ये आपके अनवीकरणीय है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पीएनपी का फेवरेट है, हर बार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, टीकाकरण के बारे में आया था ना, अभी देखो 7 प्रश्न आपके वो वाले आते हैं ना, ये तो आप ध्यान रखो, अच्छे से समझो, आपका हो जाएगा बढ़िया, डरो नहीं। अब टीकाकरण में क्या था, किसी बीमारी के विरुद्ध, कोई एक डिजीज है उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में डेवलप करवाने के लिए दवा खिलाई जाए, पिलाई जाए, किसी अन्य रूप में दी जाती है, तो उसको हम टीका कहते हैं। जैसे आपने वैक्सीनेशन अब की बार कोविड के लिए करवाया, तो ये आप टीकाकरण है। एग्जाम्पल में आप कोविड का तुरंत का लिख भी दे रहे हैं, BCG का टीका है, बहुत तमाम टीके हैं, उनका उदाहरण लिख देना। क्लियर, आप समझे, समझ में आया, आगे बढ़ें। जिन्होंने इतनी बढ़िया क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया तो फटाफट क्लास को पहले लाइक कर दो आप।
आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पर शुरुआत हो रही है, आपसे पूछा गया था 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, दांत के कितने प्रकार हैं मनुष्यों में? 4 प्रकार होते हैं, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। छेदक है, कृदंत कहते हैं, रत्नक, भेदक, अग्रचर्वणक, चवर्णक और ये चवर्णक। चबाने के दांत, फाड़ने के दांत, काटने के दांत, पीटने के दांत, ये दांत। आराम से लिख दीजिएगा, चाहिएगा तो बना भी दीजिएगा बिना कहे। 13 प्रश्न आया था, भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है दोनों में। 13वां प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का कि क्या बहुत बढ़िया पेपर आया था, उतना गजब का प्रश्न आया, कुछ कहने को नहीं साइंस में। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन एक ऐसे चेंज है जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई चेंज, भौतिक चीज़ें वो होती हैं फिजिकली चेंज जिनमें कोई चेंज ही नहीं होता है। चेंज का मतलब क्या है कि वो दोबारा चेंज में, मतलब उनको दोबारा फिर उसी रूप में आ भी जाते हैं, कोई विशेष चेंज नहीं होता है। जैसे जल का बर्फ, जल अगर बर्फ पानी है, बर्फ बन रहा है तो बर्फ पिघल जाएगा तो फिर पानी बन जाएगा ना। भाप बन रहा है, ठीक है, भाप से फिर पानी बन जाना। विद्युत बल्ब का चमकना, तो ये सारी चीज़ें ये फिजिकल में आते हैं, ठीक है। दिन में चेंज होना ना चेंज होना एक ही, ऐसा लगता है कि कुछ टाइम इंटरवल वो चीज़ दोबारा से फिर हमको उसी रूप में मिल जाती है आसानी से। लेकिन रासायनिक में चीज़ गलत है, मतलब गलत नहीं है, मतलब दूसरा है वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक चेंज अलग हो जाता है। अगर आपने कोई सोल्यूशन उसमें कुछ और डाल दिया तो फिर वो चीज़ फिर अलग बढ़ती जाएगी, उस फॉर्म में दोबारा नहीं आएगी। आइए फ्रेंड्स फिर चलते हैं 14 पे, देखते हैं। ये देखिए, ये आपका एक जीव संरचना का चित्र बनाने को आया था। तो फ्रेंड्स देखिए, सीधी सी बात है दोस्तों, देखो इसमें ये नहीं लिखा था कि जानवरों का बनाना है कि पौधों का बनाना, आप कोई भी बना देना जो आपको याद होगा, ठीक है। तो मैंने पूरा यहाँ पर बढ़िया ले लिया है, देखिए वैसे भी अच्छा मिल गया था मुझे इमेज, तो नाम वगैरह सहित मैंने ले लिया। आपको जो उचित लगे आप बना के पूरा हिंदी में नाम ऐसे बाकायदे लिख देना, पेंसिल से बनाना या पेन से बनाना, आप कलर वगैरह मत करना, आराम से बना बना के आराम से लिख देना, ठीक है। डन। आगे आइए, फिर आपका एक प्रश्न और आया था, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, मतलब उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, दीर्घ अवधि तक अगर ज़्यादा टाइम इंटरवल तक बहुत तेज आपको आवाज़ सुनाई देगी किसी चीज़ की, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूट्रिकल मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर की जो दिक्कत है वो बढ़ती जा रही है। उच्च शोर के कारण मनुष्य को उक्तचाप, बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण जो है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उत्तेजना, हृदय रोग, हार्ट में रोग हो रहा है, आंखों की पुतलियों में खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सुनाई देता है तो कान में असर पड़ता है। जब कभी देखिए बहुत लाउड डीजे बजने लगता है कभी, तो वो आपके कानों में फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी पे एक सेंसेशन सा लगता है। मानसिक तनाव और अल्सर जैसे रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, और कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि पहले मैं जिस सिटी में रहती थी वहाँ पर ऐसा एक सरकारी जो है अलार्म लगा दिया गया था कि वो हर घंटे पर बजता था, हर घंटे पर वो बजे। तो दिन में तो इतने मतलब इतना व्हीकल था तो पता नहीं चलता था, लेकिन रात में वो 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बजे तक इंसान जग रहा। अब 2 बजे 3 बजे जग रहा है, और जिसके घर के पास में वो लगाया गया था, कोई सरकारी प्लॉट था, फिर वहाँ के लोगों ने मना करके बंद करवाया उसको। वो हर घंटे में अगर 11 बज रहा है तो 11 बार टन 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 करेगा, तो 11 बार, क्योंकि सुबह 1-2 बार 3 बार क्या, सुबह 4 बज रहा है, 4 बार वो बज रहा है, तो दिक्कत हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत करने लगती है, और फिर बुजुर्ग लोगों को और फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं 16 प्रश्न में पूछा गया है एक प्रश्न इसमें कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भारी न्यूक्लियस, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से मोर देन 2 हल्के हल्के न्यूक्लियस जब वो टूट जाते हैं, जब वो टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन होता है। और जब 2 से अधिक हल्के हल्के लाइट वेट अगर जाके नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो नाभिकीय संयलन होता है। और दोनों ही प्रक्रियाएं जब होती हैं, या तो टूट रहा है और या तो बन रहा है, जब दोनों काम होगा तो एनर्जी प्राप्त होती है, और उसी एनर्जी को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर 2 टूट टूट के जुड़े, या 2 टूट टूट के, मतलब 2 टूट टूट के अलग हों, या 2 हल्के हल्के जाके जुड़ जाएं, दोनों में एनर्जी निकलेगी, दोनों पे एनर्जी यहाँ पर बनेगी, जिसकी वजह से ये नाभिकीय ऊर्जा का कार्य हो, मतलब ऊर्जा बने जनरेट होगी, उसी को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था 17वां एक प्रश्न पूछा गया, धातुओं की 4 बातें बताइए, 4 विशेषताएं। धातुएं अधातुवर्ध मतलब मेलेबल होती हैं, ठीक है। इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में, सॉरी, मतलब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हम इनको किसी और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, उनके फॉर्म में, उनके स्ट्रक्चर में। उसके बाद सभी धातुएं चमकीली होती हैं, मेलेबल होती हैं, साइन होती है, लस्टर होता है, धातुओं में हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। फिर सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, ठीक है, इनके कंडक्टर होते हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, चांदी जो होती है वो हीट और एनर्जी की, लाइट की सबसे अच्छी चालक होती है, क्लियर।
तो 4 पॉइंट आप आराम से अपने तरीके से भी आप जो चाहिए वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई काट ही नहीं सकता आपके नंबर। 18वां प्रश्न आया है, मानव जनित और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या है। तो आपको पहले मानव वाला दिखाते हैं। वैसी आपदा जो मनुष्यों की गलती की वजह से उत्पन्न होती है, जैसे कि दुर्घटना, आग लगना, एक्सीडेंट होना, ये सब। और प्राकृतिक आपदा में वो आता है जो प्राकृतिक सुचारू व्यवस्था के रूप से जो कारण व्यवधान प्रकृति के द्वारा होता है, तो वो प्राकृतिक होता है। तो मतलब आपको ये जानना होगा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या है। मानव जिसको हमारे द्वारा जो चीज़ होती है, प्राकृतिक जो गॉड गिफ्टेड होता है। तो हमें गिफ्ट अलग अलग तरीके से मिलता है, खराब भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, तो वो चीज़ें हैं जैसे बाढ़ है, सुनामी है, सूखा वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना है, लिखना है। छोटा सा पेपर था जो मैंने आपको करवाया, दिखाया, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। सीरीज से इजी आंसर मैंने दिया है, आपको जैसा उचित लगे, जो सही लगे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने पेपर में। चलिए फ्रेंड्स, सुबह की क्लास आपकी 10 AM पे हुई है, 10 बजे मैंने आपकी ये क्लास रखी है। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग 12 PM पे आपको एक क्लास मिलेगी। 2 क्लास मैं आपके दिन में कर रही हूँ, शाम को 7 बजे 7 PM पर और 8 PM पर भी कर रही हूँ। एक दिन में आपको 4 क्लास में देने के प्रयास करने की कोशिश करूँगी। टेलीग्राम को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। आपको ऐसे पेपर सारे फटाफट करवाएंगे और लेटेस्ट वाले करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक कर दे फटाफट। बाय बाय।